हाँ जी, तो आज जो है हम आईडीटी की सुपर फास्ट एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। ओके, तो जो पहली एमसीक्यू है उसमें बात कर रही है कि एयरकूल लिमिटेड सप्लायर है एयर कंडीशनर्स की। उसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है जीएसटी में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब ये क्या करती है, अपनी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करती है। क्या गिफ्ट करती है? एयर कंडीशनर्स। अब हम सीधे सेकंड पैरा में देखेंगे, कंपनी ने गिफ्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ को कितने एयर कंडीशनर्स? 150। आपके लिए फिगर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितने गिफ्ट किए एसीज? 150। ओके, अब आप देखोगे आपको नेक्स्ट लाइन में टोटल ओपन मार्केट वैल्यू बता दी गई है ऑफ सच एयर कंडीशनर्स कितनी है? 52.5 लैक्स है। तो अगर टोटल वैल्यू दी गई है 52.5 लाख, वो भी हमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑलरेडी बता दिया, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है एक्सक्लूडिंग जीएसटी के लिए। अब जब टोटल वैल्यू इतनी है, 150 नंबर ऑफ़ एसीज़ बता दी, तो 1 एसी की कितनी वैल्यू आएगी हम निकाल सकते इजीली। 52.5 लाख डिवाइडेड बाय 150, तो हमारी एक एसी की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 35,000। और हमने पढ़ा था सप्लाई चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 2 सप्लाई में, कि अगर हमारी जो गिफ्ट है दैट इज़ विदाउट कंसिडरेशन वो लेस देन 50,000 है, तो हमें उसे सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, वो सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए क्या इसमें जीएसटी लगेगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी। अब इसकी लाइबिलिटी तो नील आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं कि मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? जेम्स इज़ रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे कि इसने अपॉइंट किया, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय टोटो शूज़। तो इसमें एजेंट कौन है हमारा? जेम्स क्या है? एजेंट है। किसका एजेंट है? टोटो शूज़ की एजेंट है, जो कि कर्नाटका में है। अब हम देखेंगे कि टोटो शूज़ ने सेंड किया टैक्सेबल गुड्स वर्थ 5 करोड़ फ्रॉम बेंगलुरु टू मिस्टर जेम्स। ऑब्वियसली टोटो शूज़ कौन है? प्रिंसिपल है। टोटो इज़ द प्रिंसिपल एंड जेम्स इज़ द एजेंट। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा सेल करने के लिए। आगे कितने अमाउंट के भेजे? 5 करोड़ के। लेकिन आगे लिखा है कि जेम्स ने उसे कैसे सेल किया? सेल किया बाय रेजिंग इन्वॉइसेस यूजिंग जीएसटी ऑफ टोटो। क्या उसने खुद के नाम पे इन्वॉइस रेज किया? नहीं। उसने किसके नाम पे इन्वॉइस रेज किया? जेम्स ने, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे रेज किया, इन द नेम ऑफ टोटो शूज़। तो इसने जब टोटो शूज़ के नाम पे इन्वॉइस रेज किया, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी पार्ट बनेगी? जेम्स की। तो जेम्स की, सॉरी, जिसके नाम पे रेज हुई है इनवॉइस, दैट इज़ किसके नाम पे इनवॉइस रेज हुई? टोटो शूज़ के नाम पे। तो टोटो शूज़ की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 5 करोड़, क्योंकि कितने के गुड्स थे? 5 करोड़ के गुड्स थे। अब क्या बोला कि जेम्स स्टीवर्ट ने कमीशन लिया। कितने का कमीशन लिया? 60 लैक्स के। तो जेम्स स्टीवर्ट के कमीशन वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएंगे 60 लैक्स विच इज़ 0.6 करोड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूट द वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ही निकालना था, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ दोनों के, टोटो शूज़ के एंड जेम्स स्टीवर्ट के। तो ऑप्शन देखो, टोटो शूज़ के नील, ये भी नहीं होगा। टोटो शूज़ के 5 करोड़, जेम्स की गलत दे दी, ये भी नहीं होगा। टोटो शूज़ के 5 करोड़, जेम्स स्टीवर्ट के 60 लैक्स, यही हो जाएंगे हमारे आंसर, दैट इज़ आंसर सी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1-2 ऑफ सेक्शन 10। ये बस हमें कंपोजिशन स्कीम की सेक्शन नंबर बता दी और हमें बता दिया कि दिल्ली स्टेट के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 75 लैक्स। देखो ये कितना इजी कंपोजिशन स्कीम पे क्वेश्चन है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख भी क्रॉस नहीं किया, तब तो वो कंपोजिशन स्कीम में ऑब्वियसली कवर होगा, क्योंकि हमें तो
1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना था, तो 75 लाख ही एक्सीड नहीं कर रहा, तब तो कंपोजिशन में वैसे ही कवर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि 1.5 नहीं एक्सीड हुए, तो 1.5 नहीं एक्सीड हुए तो भी वो कंपोजिशन में कवर हो गए। कवर्ड। थर्ड है पान मसाला टोबैको। तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा कि पान मसाला टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, इन सब चीज़ों में अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम। इन सारी चीज़ों की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये तो कट हो जाएगी। नेक्स्ट वाली भी हमें आइसक्रीम दिख रही है तो ये भी कट हो जाएगी, तो ये दोनों में तो कंपोजिशन नॉट अलाउड। अब हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस पर कंपोजिशन अलाउ हो जाएगी। एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिशन अलाउ हो जाएगी। तो हमारी आ रही है यहाँ 1 2 5 6। अब हमसे पूछ रहा था इसमें कि कौन कौन से हैं जो ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम, तो हाँ जी 1 2 5 6 बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, तो अभी तक आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो हमें एक एक करके देखो, जब ऐसी क्वेश्चन आती है ना, तो आप जब MCQ के ऑप्शंस में जाओगे तो आप देखोगे कि आपसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इनमें से कितने सारे, मतलब इसमें से कोई एक इनकरेक्ट नहीं है, इसमें से एक से ज़्यादा इनकरेक्ट है। तो आपको एक एक करके देखना है कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एन एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये वही प्रिंसिपल एजेंट वाली क्वेश्चन है। इसमें क्या हम लोग पढ़े थे प्रोविजन में कि प्रिंसिपल को, एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तभी है अगर इसे अपने नाम पे इशू करनी इन्वॉइस। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं इन लोगों ने कि एजेंट ने कब इशू किया इन्वॉइस, किसके नाम पे किया, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल के नाम पे किया, और फिर भी इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। नाउ इट्स टेलिंग सेकेंड पॉइंट में पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स दैट इज TDS अंडर सेक्शन 51, उन्हें वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है GST में। तो हाँ जी, ये तो करेक्ट है। एज़ पर सेक्शन 23 में हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देखा था, उसमें पॉइंट कवर होता है कि जो TDS डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 51 उन्हें कंपलसरी रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। करेक्ट वाली हम लिख लेते हैं इस साइड और इनकरेक्ट वाली लिख लेते हैं इस तरफ। अब हमसे पूछ रहा है जो कि OIDAR की है पॉइंट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, दैट इज़ OIDAR। OIDAR की हमने क्या प्रोविज़न पढ़ी थी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई होती है OIDAR पे, जब वो सप्लाई करते हैं टू अ प्लेस, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया में कर रहे हैं बट टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हैं इन इंडिया। बट यहाँ इन लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं इंडिया में, और फिर भी इन्हें कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो ये तो प्रोविज़न के अपोजिट हो गई। प्रोविज़न बोलता है कंपलसरी कब रिक्वायर्ड है, जब अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं, बट पॉइंट में बोल दिया रजिस्टर्ड को कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हो गई हमारी इनकरेक्ट। अब है हमारी फोर्थ पॉइंट, थर्ड भी हमारी कवर हो गई। तो फोर्थ पॉइंट में इन लोग बात कर रहे हैं कि पर्सन्स हु सप्लाई सच सर्विसेज अदर देन सर्विसेज अंडर 9(5) थ्रू सच ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ECO के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एग्जेम्पशन दी गई है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्पशन है अगर उनका एनुअल टर्नओवर अप टू 10 और 20 लाख है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो ये वाली भी हमारी गलत हो गई, बिकॉज यहाँ इन लोग बोल रहे हैं कि कंपलसरी रिक्वायर्ड है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, जबकि हमारे प्रोविजन में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। तो ये वाली सेंटेंस हमारी हो गई इनकरेक्ट। तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी हमारी इनकरेक्ट थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इनकरेक्ट बताने। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आया था इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आया था इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आया इनकरेक्ट। तो 1, 3 एंड 4, दैट इज आंसर नंबर C। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मिस्टर लाल अ रजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर लाल
रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि प्रोप्राइटर है जीएसटी में। ओके, सो दिस इज मिस्टर लाल इज प्रोप्राइटर। किसका प्रोप्राइटर है? ऑफ स्पाइसटन, एक रेस्टोरेंट का है। प्रोप्राइटर ऑफ रेस्टोरेंट। अब क्या हुआ, मिस्टर लाल की डेथ हो गई, ही डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। तो इनकी जो सन है मिस्टर पाल, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस ऑफ डिसीज्ड फादर। तो आपको याद आ रहा होगा वो प्रोविज़न जो हमने पढ़ा था कि जब फादर की डेथ हो जाती है और सन को बिज़नेस को कंटिन्यू करने का मन होता है, डिसीज्ड फादर के बिज़नेस को कंटिन्यू करना होता है, तो उसमें दो केस अप्लाई होती है। या तो वो खुद के एक्टिंग फॉर सेल्फ है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन लेने होंगे हमें, और अगर जो बिहाफ ऑफ डिसीज्ड फादर के, उसके क्या फॉर्मेलिटीज़ आएंगी कि उन्हें जो डिसीज्ड फादर के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन ली हुई थी उन्हें कैंसिल करनी होगी, और जो उनके आईटीसी पड़े होंगे पहले के, क्रेडिट पड़े होंगे जीएसटी के, वो सब उन्हें ट्रांसफ़र करने होंगे अपने नाम पे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए जीएसटी की कौन सी फॉर्म पढ़ी थी हमने? जीएसटी ITC 02। ये फॉर्म फिल करके जो इसके सन है दैट इज़ मिस्टर पाल, वो सारे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ITC जो भी पुराने पड़े। और क्या करना होगा? अपने पैन पे, ओन पैन पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और जो फादर के पैन थे दैट इज़ मिस्टर लाल का जो पैन था उस पे जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल करानी होगी। तो अभी हमसे पूछ रहा है भाई कि गिव्स एडवाइस ही कैन कंटिन्यू, हाउ ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस। तो इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है हमें ये बताने। तो पहले ही जो ऑप्शन है उसमें बात कर रहे हैं कि मिस्टर पाल को अप्लाई करना चाहिए फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ रेस्टोरेंट। दैट इज़ हमने खुद पढ़ा था अभी फॉर्मेलिटीज़ में कि उन्हें अपने ओन पैन पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एंड देन उन्हें सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र करने होंगे ITC 02 फॉर्म में। तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो गए A ऑप्शन।